सभी को नमस्कार। एनसीईआरटी हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 6 के लेसन 4 के एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्न में से कौन सा है? सबसे पहले खोजा गया नगर है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज जो है वह 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। सबसे पहले हुई थी हड़प्पा की खोज। लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीज़ें कहते हैं। इस शहर का निर्माण लगभग 1700 वर्ष पूर्व हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? हड़प्पा पुरास्थल जो है वह पाकिस्तान के पंजाब में है। लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली और इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था, जो कि बिल्कुल सही कथन है। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था, यह भी सही कथन है। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला दुर्ग कहा है, यह कथन भी सत्य है। इसके दोनों हिस्सों की चार दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी, ये कथन जो है वह सही नहीं है, क्योंकि ये चार दीवारियां जो है वह पक्की ईंटों की बनाई गई थी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, जो कि सही कथन है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, यह भी सही है। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, यह भी सही कथन है। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी, यह कथन जो है वह सही नहीं है। इसमें पानी भरने के लिए जो है वह कुएं खोदे गए थे, कुओं से जो है वह पानी निकाला जाता था। व्याख्या देख लेते हैं। इस स्नानागार को भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, सही है। कथन 2, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, यह भी सही है। तो दोनों कथन जो है वह सही है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा नगर जो है वह सिंध पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं, गुजरात भारत से, राजस्थान भारत से, हरियाणा भारत और पंजाब भारत से प्राप्त हुए हैं। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सभी ऑप्शन जो है वह सही है। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि जो है वह मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे, जो कि सही कथन है। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, यह भी सही है। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। ये कथन जो है वह सही नहीं है, नालों को खुला नहीं रखा जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इनमें कई नगरों में नाले ढके हुए होते हैं। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल की जा सके। अक्सर घरों के नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो कि बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी, और यहाँ घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1,
नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था, जो कि सही है। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे, यह भी सही कथन है। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, यह भी सही है। तो तीनों कथन ये जो है सही है। नगर की खास इमारतों की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। अतः यहाँ शासक व नगरवासी व्यापार भी करते थे। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। और शिल्पकार अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो ये कथन जो है वह सही नहीं है। इसमें चूना पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया था, चर्ट पत्थर का उपयोग जो है किया गया था। मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थरों का उपयोग हुआ था, यह जो है सही है। तो केवल 2 जो है वह ऑप्शन सही है। हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चर्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था, न कि चूना पत्थर का। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ये सही कथन है। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, यह कथन जो है वह सही नहीं है। केवल औजार और हथियार नहीं बनाए जाते थे, बल्कि औजार हथियार के साथ साथ बर्तन भी बनाए जाते थे। मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, यह सही कथन है। तो सही जो है वे हैं ऑप्शन 1 और 3, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। पुरातत्वविदों को अनेक चीजें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई हैं। उनमें अधिकतर पत्थर शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। इन प्राप्त चीजों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे और इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया गया। ये विशेषज्ञ खास चीजें बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते थे, जैसे पत्थर तराशना, मटके चमकाना या मोहरों पर पच्चीकारी। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो ये हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कथन ए, हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, जो कि सही कथन है। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, यह भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी तथा फेयों से बने तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? सामान्यतः लाल रंग का उपयोग जो है वह किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयोंस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में फेयोंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, जो कि सही कथन है। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से बनाए जाते थे, वहीं फेयोंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। तो यह कथन भी जो है वह सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। हड़प्पा काल में फेयोंस से मटके, मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन फेयोंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। हड़प्पा सभ्यता में लोगों के द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में आयातित वस्तुएं दी गई है और सूची 2 में उनके स्थान।
तांबा जो है वह राजस्थान से आयात किया जाता था, टिन अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर जो है गुजरात से आयात किए जाते थे। हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे, जो कि सही कथन है। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, यह भी सही है। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी, यह भी सही कथन है। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था, यह कथन जो है वह सही नहीं है, क्योंकि सभी नगरों में जो है वह पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था। यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उसमें फसलों की सिंचाई की होगी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां दी गई हैं, व सूची 2 में नदी जिस पर वे अवस्थित हैं। तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे अवस्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के और लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? धोलावीरा जो है वह गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा नगर गुजरात में कच्छ के इलाके में खतीर बेट के किनारे बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन भी उपजाऊ थी। हड़प्पाकालीन नगर 2 भागों में बंटे थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बंटा था। वह नगर निम्न में से कौन सा था? तो वह नगर था धोलावीरा। धोलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पाकालीन नगर है। अब वर्तमान में जो है ये सबसे विशाल नहीं है, शायद सबसे विशाल जो है राखी गढ़ी है, उसके बाद आता है। जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में बंटे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यह सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक खुला मैदान था। यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते हैं। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है। यह नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल नगर के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था, यही कथन जो है वह सही नहीं है, क्योंकि यह भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ एक बंदरगाह भी था, सही कथन है। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, यह भी सही है। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था, यह कथन भी सही है। हड़प्पाकालीन मुहर और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे, सही कथन है। ऑप्शन 2, शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था, यह कथन जो है वह सही नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। हड़प्पाकालीन मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों व थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो कि एक जगह से दूसरी स्थान भेजे जाते थे, और थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गिल्ली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को ही मुहरबंदी अथवा मुद्रांकन कहते हैं। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्न में से कौन से सम्मिलित हैं? ऑप्शन 1, नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। तो ये सभी कथन जो है वह सम्मिलित है। हड़प्पा के पतन के कारणों के विषय में विभिन्न विद्वानों ने मत दिए हैं, जिनमें नदियों का सूखना, ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरतों और मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों की चारा जरूरतों के कारण जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त होना, तीनों कारण ही सम्मिलित हैं। ये मत अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तर्कों के साथ दिए गए हैं। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों की नई बस्तियों में जाकर बस गए।
इसके लगभग 1400 वर्ष के बाद नए नगरों का विकास हुआ। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।